अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर नंबर 5.5 है और जैसा कि आपसे बात हो रही थी कल, ये मैं पहले इसका नाम लिख दूं। कल हमने एक न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था और उसमें न्यूमेरिकल आपने लिख लिया होगा अपने पास यकीनन, और आज हम उसका सॉल्यूशन साथ साथ शुरू करने वाले हैं। उसमें हमने ये बात कही थी कि अगर एक लैडर से मतलब होता है सीढ़ी, और ये देखें ये लैडर है। लैडर दीवार के ऊपर टिकी हुई है 12 मीटर की हाइट पर, ये हाइट है इसकी, और अपनी लेंथ इस लैडर का है 15 मीटर। अच्छा, अब ये 15 मीटर पर मैं इस पॉइंट का नाम ए रख देता हूँ। सपोज ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये सी, ए और बी, ठीक है। अच्छा, ये 15 मीटर। ये जो लेंथ है इसका नाम मैं एल रख देता हूँ। ये हाइट एच, जैसे कि हम नॉर्मली रखने के आदी हैं, ये एच है। हमसे ये कहा गया है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस लैडर का वो 1/3 है, यानी इस जगह पर सपोज, और ये मैं यहाँ से यूँ ले आता हूँ, और जिस जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहीं से वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड। ये देखिए, तो ये जो लैडर का वेट है इसका नाम है W1 रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में वेट ऑफ द लैडर जो है वो 600 न्यूटन दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। आप इसे अपने पास जो बनाए उस पर लिख दीजिएगा। मैं इसे इस तरफ लिख देता हूँ और ये मैंने W1 लिख दिया। इस पर हाफ वे अप, आधे रास्ते पर कोई शख्स खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आधे यानी ये 15 मीटर्स है, तो आधे का मतलब 7.5 मीटर्स पे ये दूसरा आदमी, ठीक है। ये इसका वेट W, और ये वेट इन्होंने दे रखा था इसमें मैन वेइंग 400 न्यूटन। ये आ गया 400 न्यूटन, ठीक है जी। अब ये जो दीवार है इसकी एक फोर्स होगी इस तरफ। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है बुक की। बुक में जो जो लेबल्स उन्होंने यूज़ किए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वही लेबल यूज़ करूँ। ये F लिखा है उन्होंने वहाँ। तो ये जो दीवार का रिएक्शन है इस तरफ, यानी ये सीढ़ी की कोशिश होगी ना, सीढ़ी पे जब ये आदमी खड़ा है तो इस जगह से सीढ़ी की कोशिश होगी कि ये इस तरफ निकल जाएगी, यहाँ इस तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ दीवार ने इसको रोक के रखा हुआ है। लाजिम है कि जितना एक्शन इस तरफ से सीढ़ी के वज़न का हो रहा होगा, इस आदमी के वज़न का हो रहा होगा, उतना ही रिएक्शन इस तरफ से हो रहा होगा। इस रिएक्शन का नाम हमने F रख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे सीढ़ी की एक तो ख्वाहिश होगी कि वो नीचे चली जाए, ठीक है। अगर ये ज़मीन नर्म होगी तो ये धंस जाएगी नीचे की तरफ, और लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ज़मीन का कोई रिएक्शन आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल यानी वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट होता है उसे वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट है इस प्लेस, इसका नाम मैंने V रख दिया। और ये कंपोनेंट है दूसरा, ये है H, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस प्लेस, यानी पॉइंट A का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन हमें मालूम करना है कि कितना है, और ये रिएक्शन जो है ज़मीन का ये कितना है, ये हम सब ने मालूम करना है। अच्छा, अब मैं पहले इस डायग्राम को यहाँ बना देता हूँ, असल में वहाँ ये मिट जाएगा बार बार, तो मैं या तो मैं खुद शिफ्ट करूँ। अच्छा जी, अब देखें कि मैं कैसे इन दोनों को एक साथ दिखाऊँ आपको। तो मैं पहले एक रफ डायग्राम बनाता हूँ इस जगह पर। ये देखें कि ये वही डायग्राम जो मैंने वहाँ अभी बनाई है। मेरा आइडिया था कि मुझे बार बार मिटानी पड़ेगी, इसलिए मैंने वहाँ बनाई थी।
ये, और लेबल इस डायग्राम में इतने होते हैं कि इंसान डबल माइंडेड होता है कि वो कैसे कैसे लेबल को जाहिर करे। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, और 1/3 ये एल, तो ये है 15 मीटर्स, और हाइट हमने क्या रखी है 12 मीटर्स, और इसका वेट यहाँ है 1/3 इस डायरेक्शन में। ये है W1 600 न्यूटन, और ये बच्चा या आदमी कोई आधा ऊपर, और ये W2 है 400 न्यूटन। A B C, इसका नाम मैं रख देता हूँ D, इसका नाम मैं रख देता हूँ E। यहाँ जो रिएक्शन की फोर्स है इसका नाम तो मैंने रखा हुआ है F। तो ऐसे लेबल्स मैं नहीं नेम देता जो कि मुझे यहाँ 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 यूज़ किए हुए। तो A, अच्छा ये वर्टिकल कंपोनेंट है B, ये A B C D E, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ, अच्छा A B C D E F है ये, इसका नाम मैं रख देता हूँ सपोज P, और इसका नाम मैं रख देता हूँ Q। ठीक है, ये इसे P पढ़िएगा, अब ये देखने में आपको जैसा भी लग रहा है ये P है और ये Q। अच्छा, अब डेटा वाइज देखें। मैं कह सकता हूँ कि A से लेके C तक ये जो लेंथ है डायग्राम में, ये लेंथ को जाहिर कर रही है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये A और ये C, ये लेंथ है, ये 15 मीटर्स। अच्छा, B से लेके C तक मेजरमेंट जो है वो है इस साइड की, ये H का नाम दिया हमने इसे, ये 12 मीटर्स है। अच्छा, अब AE किसके इक्वल है? AE ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, ये मैंने कहा था कि ये इस सीढ़ी का, इस लैडर का वेट है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1/3 वे अप था, तो L का 1/3 है ये, यानी टोटल लेंथ का 1/3 है, इसलिए मैंने L को 1/3 से मल्टीप्लाई किया। L है 15 और 1/3 ये आ जाएगा 5 मीटर्स, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 मीटर है। अच्छा, और वो जो लड़का चढ़ा हुआ है, बॉय स्टैंडिंग ऑन दी लैडर है, और वो है हाफ वे अप। अच्छा, डायग्राम में ये तकरीबन इधर आना चाहिए था, इस सीढ़ी के दरमियान में, मुझसे ये थोड़ा सा उधर बन गया है, लेकिन ये हाफ वे अप है, तो A से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है वो जो लेंथ है, टोटल लेंथ उसका हाफ है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, 15 मल्टीप्लाई बाय 1/2, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 7.5 आ जाएगा ये मीटर्स। ठीक है। अच्छा, ये अब सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। मुझे क्या मालूम करना है? मुझे एक तो F मालूम करना है, ये H मालूम करना है, V मालूम करना है, और इस रिजल्टेंट का एंगल भी मालूम करना होता है, ये भी मालूम करना है। अच्छा, अब आए थोड़ा सा आगे, और इस सॉल्यूशन, इस किस्म के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये जो आपने डायग्राम बना रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसमें ये देखें, ये आप कह रहे हैं 15 है, ये 12 है, ये कितना होगा? ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाली साइड आप मालूम कर सकते हैं, तो पहले ये मालूम कर लीजिए। तो बाय यूजिंग, तो मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है, ये देख रहे हैं 15 मीटर, तो 15 मीटर यहाँ आ जाएगा, और इसके ऊपर लगाएंगे आप स्क्वायर,
बेस क्या है? बेस ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है और इसके ऊपर आप लगाएंगे स्क्वायर। परपेंडिकुलर देखें, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट दी हुई है 12, तो 12 का स्क्वायर लगा दें। ठीक है, अब ये 15 का स्क्वायर मतलब 225, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये इक्वल के जब इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इसे माइनस करें इसमें से, और माइनस करेंगे तो अच्छा ये आ जाएगा 81। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ भी रूट लूँगा और यहाँ भी रूट लूँगा, दोनों तरफ जब रूट लूँगा तो मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, 81 का रूट जो है वो 9 होता है, क्योंकि ये वाली लेंथ भी मीटर में है, ये वाली लेंथ भी मीटर में है, तो जब मैं ये कैलकुलेट करूँगा तो ये भी लेंथ मीटर में ही आएगी। तो अब ये टोटल लेंथ ए से लेके बी तक मुझे पता चल गई है, ये है 9 मीटर। अच्छा 9 मीटर है तो आपको याद है ये कितना था? ये 1/3 था। जब इसका ये 1/3 है तो इसके नीचे इसका भी ये 1/3 ही होगा। तो मैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ कि ये जो डायग्राम है इसमें ए से लेके पी तक का ये डिस्टेंस ये भी लिख लेता हूँ। ए पी ये होगा 1/3 ऑफ ए बी का 1/3। ठीक है भाई। अच्छा ये अब ए बी की वैल्यू हमने 9 कैलकुलेट की है, वो रख दें इधर। तो 1/3 इंटू ए बी, ये 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 मीटर। ए पी आ गया मेरे पास 3 मीटर। ठीक है, और इसे अगर मैं लिखूँ तो ये इस जगह पर आएगा, ये है 3 मीटर। ठीक, समझ में आ रही है थोड़ी सी बात? यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो सीढ़ी है ना, इसी का तो साया है ना नीचे ये, तो इस पे अगर कोई चीज़ 1/3 लेंथ पर है तो इसके साए पर भी वो इस लेंथ के 1/3 पर ही होगी। अच्छा, और ये आदमी हाफ वे अप था तो इसके भी हाफ वे अप होगा, तो ए बी का हाफ क्या होगा देख लेते हैं। तो मैं ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस देखता हूँ, ए क्यू हाफ इंटू ए बी होगा। अब इसमें वैल्यू रख दें, हाफ ए बी की वैल्यू है 9 रखेंगे तो ये आएगा 4.5 मीटर, यानी ए से लेके क्यू तक की जो लेंथ है वो 4.5 मीटर ये हो गई। और मैं चाहूँ तो यहाँ लिख दूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये है 4.5 मीटर। ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिख दिया है इसमें। अच्छा, जब इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी होती है साइमल्टेनियसली, यानी 1 बाय 1। अच्छा, अब मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब याद है तुम्हें कि फर्स्ट कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन के दो पार्ट्स हैं, यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस 0 होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या है इसका? दूसरा पार्ट है सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस 0 होना चाहिए। तो पहले मैं एक्स एक्सिस की फोर्सेस की बात करता हूँ। अब बताओ मुझे एक्स एक्सिस किधर होता है? अगर तुम्हारे जहन में है और ये पिक्चर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आती है, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब राइट वर्ड लगने वाली फोर्स और लेफ्ट वर्ड लगने वाली फोर्स। ठीक है, और वाई एक्सिस का मतलब अप साइड लगने वाली फोर्स और डाउन साइड लगने वाली फोर्स। अब यहाँ इस डायग्राम को देखो, लेफ्ट साइड पे कौन सी फोर्स लग रही है? ये। राइट साइड पे कौन सी फोर्स लग रही है? ये। इसके अलावा लेफ्ट राइट पे कोई फोर्स मैंने नहीं दिखाई है। इसका मतलब कि लेफ्ट राइट पे दो ही फोर्सेज लग रही हैं, एक एफ और एक एच। एक इस साइड लग रही है और एक उस साइड लग रही है, दोनों की डायरेक्शन उलट है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक फोर्स में से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं एच को प्लस साइन के साथ लेता हूँ जो कि राइट साइड पे लग रही है, तो एफ को मुझे माइनस साइन के साथ देना पड़ेगा जो कि लेफ्ट साइड पे लग रही है। यानी मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ दे रहा हूँ तो इसको मुझे नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो एच माइनस एफ किसके इक्वल होना चाहिए? 0। यानी एक्स एक्सिस पे लगने वाली सारी फोर्सेस का एक्स एक्सिस पे लगने वाली सारी फोर्सेस को मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसे
इस तरीके से भी बीच में लिख सकते थे, यानी कि ये जो मैंने स्टेप नहीं लिखा है बीच में ये वाला, कि ये एफ एक्स आपने लिखा है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि एच इसमें प्लस करना है माइनस एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि एच पॉजिटिव डायरेक्शन में और एफ माइनस डायरेक्शन में, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 0, ये हो गया एच माइनस एफ। अच्छा, और यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है इस पेज पे, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस उधर ले जाओ, माइनस का एफ है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये आएगा प्लस का एफ। ये मुझे पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दीवार का हो या ज़मीन का, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं इस केस में। अच्छा, अब ये तो मैंने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की पहली समझ लें कि पहला पार्ट इस्तेमाल किया। तो अब इस पे क्या करते हैं हम, नाउ सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस भी 0 होना चाहिए। वाई एक्सिस पे लगने वाली सारी फोर्सेस भी 0 होनी चाहिए। अब लग कितनी रही हैं ये देखो, वाई एक्सिस का मतलब ऊपर और नीचे लगने वाली फोर्सेस। ये देखें, ये वी है, ये ऊपर लग रही है, ये क्या है, ये वेट है, ये नीचे लग रहा है, ये वेट, ये भी नीचे लग रहा है, और इधर कोई ऊपर की फोर्स मैंने नहीं लिखी है। तो अगर मैं डाउनवर्ड लगने वाली फोर्सेस को प्लस साइन के साथ दूँ, यानी इसे और इसे प्लस साइन के साथ दूँ, तो फिर इसे मुझे माइनस साइन के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये इन दोनों के उलट लग रहा है। या अगर मैं इसे प्लस साइन के साथ लूँ तो इन दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि बहरहाल ये इसके तो उलट ही लग रही है। तो अगर ये प्लस तो ये दोनों माइनस। तो मैं देखता हूँ यहाँ सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस का मतलब कि वाई एक्सिस पे जितनी फोर्सेज लग रही हैं उन्हें मुझे ऐड कर देना है। तो एक फोर्स तो लग रही है वी, ये मैंने प्लस साइन के साथ ली, इसमें प्लस करेंगे हम W1 और फिर इसमें प्लस करेंगे W2। राइट साइड पे 0 रहेगा, क्योंकि सीढ़ी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, अपनी जगह पे खड़ी है। तो हमें कह सकते हैं कि ये सारी जो फोर्सेज लग रही हैं वाई एक्सिस पे ऊपर और नीचे, ये एक दूसरे से बैलेंस हो रही हैं। बैलेंस हो रही हैं तभी तो सीढ़ी रुकी हुई है ना, वरना तो ऊपर चली जाती है या नीचे चली जाती है। अच्छा, अब ये मैं साइन लगाना चाह रहा था इसमें। देखें, ये वी ऊपर की तरफ लग रहा है ना, ये वी ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। इसे अगर आप प्लस साइन के साथ लेते हैं, इसे अगर आप प्लस साइन के साथ लेते हैं, इसमें ऐड किया आपने W1 किधर जा रहा है, W1 आ रहा है नीचे। अगर ये प्लस साइन के साथ है तो इसके साथ तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए कि इसकी डायरेक्शन V के उलट है, ये आ गया। और ये W2 भी क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है और इसकी डायरेक्शन V के उलट है, ये भी माइनस साइन के साथ आएगा। अब देखें मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, और ये V तो एज इट इज़ आ गया, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस W1 प्लस माइनस माइनस W2, ये राइट साइड पे 0 एज इट इज़ आएगा। अब वैल्यूज़ रख दें, ये वैल्यू हमें पता है, W1 गिवन है हमें 600 और W2 गिवन है हमें 400। ये दोनों माइनस का 600 माइनस का 400, ये हो जाएगा माइनस का 1000 न्यूटन। और ये माइनस का जब इसे उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये आ जाएगा 1000 न्यूटन। ये आ गया V। यानी आहिस्ता आहिस्ता हम सॉल्यूशंस की तरफ जाना शुरू हो गए। अच्छा, अब ये तो आ गया है हमारे पास इसकी वैल्यू V। अब ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ अप्लाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन पहला पार्ट सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी यूज़ हो गया, यहाँ से ये आ गया। सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस, ये हमने यहाँ यूज़ कर लिया, इसका ये आंसर आ गया, ये भी हो गया। अब हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है। अगर आपके ध्यान में हो, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, बड़ी मजबूरी होती है इसमें कि ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है बाज़ में। तो नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन का मतलब कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब ये आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपने एक दफ़ा ये जो सीढ़ी रखी हुई है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ। पहली दफ़ा में ये समझ में नहीं आता है आमतौर से, इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और सारी ज़िंदगी के लिए समझ में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने क्या बात कही थी, आपने कहा था कि ये 1/3 पर एक फोर्स लग रही है ऐसे, ठीक है, और ये जो लेंथ है ये कितनी थी, ये 15 मीटर्स थी, ठीक है, इसका 1/3, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, ये 9 मीटर की लेंथ है, इसका 1/3 ये, ठीक है। और ये आपने वहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, देखेंगे अगर तो आपको नज़र आएगा।
दूसरा ये जो आदमी है वो यूँ अप्लाई हो रहा है, इसका वेट यहाँ आ रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे दूसरी फोर्स है, और एक फोर्स इस जगह पर है। इसका नाम आपने F रखा हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 मीटर्स की हाइट है। ठीक है, थोड़ा सा अगर ये डायग्राम आपके सामने आपको समझ में आती है। अच्छा, अब आपने पता है क्या करना है, आपने ये करना है कि एक दफ़ा ये जो डायग्राम है, ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये सीढ़ी, एक दफ़ा आपने फ़र्ज़ करना है कि सीढ़ी यूँ रखी हुई है इधर, ठीक, और एक दफ़ा आपने फ़र्ज़ करना है कि सीढ़ी यहाँ यूँ रखी हुई है वाई एक्सिस पे, ठीक है, और कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, और टॉर्क वाली कंडीशन आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जब फ़र्ज़ करता हूँ कि सीढ़ी यूँ नहीं रखी हुई बल्कि यूँ रखी हुई है, ठीक है, अब इस जगह पर अगर सीढ़ी रखी हो, मैं ये डायग्राम मिटा के और फिर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये सीढ़ी रखी हुई है, ये। अब इस पर ये तो A लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे एक फोर्स तो ये है W1 और एक फोर्स ये लगी हुई है W2, ठीक है। अगर यहाँ स्क्रू लगा हुआ हो इस जगह पर, ये फर्स्ट कर लो, ये स्क्रू है, मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ये स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। ये फोर्स क्या करेगी, ये यूँ इसे घुमाने की कोशिश करेगी, ठीक है, ये देख रहे हो ना, डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ है, और ये फोर्स क्या करेगी, ये भी नीचे की तरफ लग जाएगा। अगर मैं इसे दबाऊँ तो ये ऐसे घूमेगा, यानी ये दोनों फोर्सेस मिलकर क्या करेंगी, यूँ घुमाने की कोशिश, ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। अब यहाँ इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसमें फोर्स का काम कर रहा है W1, यानी ये, और लेंथ का काम कौन कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, और ये देखो, ये इस वाली लेंथ का नाम आपने डायग्राम में A से लेके P, इस पॉइंट का नाम P रखा हुआ है, AP, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा AP। ये तो पहला टॉर्क हो गया इस फोर्स की वजह से। अच्छा, दूसरा टॉर्क किसकी वजह से हो रहा है, दूसरा टॉर्क किसकी वजह से हो रहा है, W2 की वजह से, यानी W2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ तक की लेंथ। अब A इसका नाम आपने क्यों रखा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये सेंटर है ना, सेंटर से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, ये है AQ, यानी एक टॉर्क ये, एक टॉर्क ये दोनों घुमाना चाह रहे हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक। थोड़ी सी बात समझ में, ये वाला टॉर्क T1 और ये वाला टॉर्क T2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्लॉकवाइज टॉर्क पता चल जाएगा कि इस तरफ घुमाने वाला टॉर्क कौन सा है, और यही मैं कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि W1 इंटू डायग्राम में ये W1 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक AQ, प्लस ये देखें, ये W2 इंटू ये देखें, ये W2 है और ये AQ, ठीक है। अच्छा, और ये देखें, अब ये दोनों तो क्लॉकवाइज टॉर्क है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, माइनस होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बज़ाहिर मुझे यहाँ तो नज़र नहीं आया, लेकिन अब मैंने, आपको याद है ना कि मैंने कहा था कि इस सीढ़ी को वाई एक्सिस पे रखना है। वाई एक्सिस पे रखने का मतलब ये कि मैंने ये जो ये रखा हुआ था, ये 12 मीटर्स और ये 9 मीटर्स और ये 15 मीटर्स, ये अब वाई एक्सिस का मतलब है कि इस जगह फ़र्ज़ करना है कि ये सीढ़ी यहाँ रखी हुई है और नीचे से फिक्स्ड है, तो ये मिटा देता हूँ मैं। फ़र्ज़ करें कि ये ऐसे पड़ी हुई है और ये सेंटर है इसका, ये। अब एक फोर्स आप ये देखें, ये वाली फोर्स ये इसे घुमाना चाह रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका टॉर्क कैसे कैलकुलेट होगा, टॉर्क मतलब होता है फोर्स इनटू लेंथ। फोर्स यहाँ कितनी लग रही है, ये F, इसका नाम ही F रखा है हमने, और लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये है 12, और इसका नाम हमने रखा था BC। तो मैं B और C की लेंथ को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा। तो वो दोनों टॉर्क जो अभी मैंने बताए थे एक्स एक्सिस वाले, वो दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये उनका उलट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लगाई है माइनस की, और यहाँ मैं लिखता हूँ F इंटू BC,
इज इक्वल टू 0। बस अब मसला सॉल्व हो गया। मैंने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दिया। 2-3 दफ़ा आपने गौर गौर से इसे देख देख के करना है। W1 की वैल्यू लिखी हुई है 600, ये देख रहे हैं आप, और ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये AQ, ये मैंने पहले से मेजर कैलकुलेट कर ली थी। AP ये देखें, ये थी 3 मीटर, सॉरी ये AP थी, सॉरी ये है 3 मीटर प्लस W2 है 400 और AQ की लेंथ हमने कैलकुलेट की हुई है, ये है 4.5 माइनस F तो मुझे पता ही नहीं है, और ये जो BC है ये डायग्राम में आप देखें 12 मीटर्स की हाइट लिखी हुई है। सबको मल्टीप्लाई करें ये 1800 आएगा मेरे ख्याल में, और इसे इससे जब मल्टीप्लाई करें शायद ये भी 1800 आ जाएगा, माइनस 12 को जब F से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12F आ जाएगा। अच्छा ये 1800 ये आ जाएगा 3600, और ये माइनस का 12F है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 12F, ये 12 से ये कैंसिल करेंगे तो ये मेरे हमें 300 आ जाएगा। F आ गया मेरे पास 300 न्यूटन। अच्छा अब याद है आपको कि इक्वेशन 1 में हमने क्या बात कही थी, ये देखें H इज इक्वल टू F है, तो एज इक्वेशन A F इज इक्वल टू H, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ F की जगह इसकी वैल्यू लिख दें 300 न्यूटन, तो H किसके इक्वल आ गया 300 न्यूटन। ठीक, अब इस डायग्राम पे अगर आप आ जाएं तो आपको पता चल गया ये 300 न्यूटन है और ये H ये कितना है, ये भी 300 न्यूटन है। ठीक है, और अब V कितना है, V हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, देखें V ये रहा, तो ये आ गया 1000 न्यूटन। अच्छा अब ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, और रिजल्टेंट कैसे मालूम होगी, दोनों 90 डिग्री पर अप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के, तो मैं इसका रिजल्टेंट देखें, एक फोर्स है H 300 न्यूटन और एक है V, ये है 1000 न्यूटन। R इसका क्या होगा ये हम मालूम कर सकते हैं। अब देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें R मालूम करने का तरीका यही है, R इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी V का स्क्वायर। ये सॉल्व कर दें, आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू फिर आती है आपके पास पूरी कैलकुलेशन के बाद, मैंने कैलकुलेट की हुई है इसलिए बुक के अंदर भी हुई है, वहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये R का एंगल भी मालूम करना होता है। याद है एंगल कैसे मालूम होता है, एंगल मालूम करने के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा अप्लाई करते हैं, और टेंजेंट अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि डायरेक्शन मालूम करने के लिए डायरेक्शन इक्वल होती है टेंजेंट इनवर्स। ये वेक्टर्स का पोर्शन आप देख लेंगे, इसमें होता है कि y कंपोनेंट ऊपर आता है और x कंपोनेंट नीचे आता है। तो इस डायग्राम में y कंपोनेंट ये है 1000 और x कंपोनेंट 300 है, तो आप लिख दें 1000 ओवर 300 और इसे सॉल्व कर दें तो आपके पास एंगल आता है, और ये एंगल आता है। अच्छा एंगल अब मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, ये कैलकुलेटर में आप करेंगे। कैलकुलेटर में 1000 को 300 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा शायद 3.33 आ जाएगा। इस पे आप पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर 10 प्रेस करेंगे और फिर 3.33 प्रेस करने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये एंगल होगा। क्लियर? अच्छा अब ये इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखिएगा, डायग्राम को 3-4 दफ़ा अपने पास बनाइएगा, उसके बाद इसे अपने हाथ से सॉल्व कीजिएगा। बुक में भी हुई है, आपके जहन में ये रहे कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होती है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक यू भाई, इसे आप ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का और है, कल इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर का सारा ज़रूरी काम कल ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।